नमस्कार साथियों, मैं मानसर नोबल एकेडमी नरवाना के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी नोबल एकेडमी नरवाना में ग्रुप डी की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचे थे, आप सभी का आभार है और बहुत बहुत धन्यवाद है। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी अपनी नोबल एकेडमी नरवाना के स्टाफ हैं, जो टीचर्स हैं, सभी अपने अपने पोर्शंस के जो आंसर की है और क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन है वो आपको बताएंगे। मैं मानसर हूं और मैं आप लोगों को इंग्लिश और नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आंसर की बनती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा हमने सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा हुआ फाइंड आउट द एरर्स। हमने एरर्स को फाइंड आउट करना है। जो ग्रामर के बिहाफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें हमने एरर्स को फाइंड आउट करना है। इसमें क्वेश्चन जो आपका 36 है, इसमें लिखा गया है 36 के अंदर, द मसल्स आर अ डिजीज दैट कॉजेज फीवर एंड ए रेड रश, नो एरर। इसका फर्स्ट पार्ट ये है द मसल्स आर, सेकंड है अ डिजीज दैट कॉजेज, आपका थर्ड पार्ट है फीवर एंड अ रेड रश, और डी पार्ट आपका है नो एरर। इसमें हमने एरर को फाइंड आउट करना था। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ आर लिखा गया है वो आर वो आपका रोंग है। आर रोंग किस बिहाफ पे है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो मसल्स है वो आपकी एक डिजीज़ का नाम है और ये दिखने में प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर वर्ड है। तो इसी बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि मसल्स के साथ हम इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, न कि हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ए। सेकेंड आपका है द फादर, जो आपका 37 क्वेश्चन है, द फादर एज वेल एज द सन्स वर प्रेजेंट एट द एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग ऑफ द कंपनी और नो एरर। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है। ये आपका द फादर है और द सन्स है, ये आपका प्लूरल वर्ड होगा, ये आपका सिंगुलर वर्ड होगा। दोनों एज वेल एज से कनेक्टेड हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से कनेक्टेड होते हैं तो जो आपका फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सो यहाँ हम वर की जगह हम वोज का यूज़ करेंगे। तो आपके किस पार्ट में एरर हुआ? बी पार्ट के अंदर हुआ। तो आइए नेक्स्ट हम शुरुआत करते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा, इसके बाद का क्वेश्चन ये देखिएगा, ये आपका 38 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 में इसमें बताया गया है कि सुंदर, ये किसी का नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन है। इज गेटिंग मैरिड विद सीता, नो एरर। यहाँ पर ग्रामर के पोर्शन से जो एरर दिया गया है वो प्रेपोजिशन के चैप्टर से एरर दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो विद है उस विद के स्थान पर टू का यूज होगा, क्योंकि मैरिड के साथ जो है आपकी विद प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी बल्कि इसके स्थान पर टू प्रेपोजिशन का यूज होगा। तो हम कह सकते हैं सी पार्ट में इसका एरर है। आगे लिखा गया है दो वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट, यू आर मोर हैवियर देन आई। आप देख पा रहे हैं ये एक एडजेक्टिव के चैप्टर से एरर दिया गया है, जिसमें यहां मोर और हैवियर दो ऐसे वर्ड एक साथ दिए गए हैं जो कंपैरेटिव डिग्री के रूप में दिखाए गए हैं। तो हम एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्री को यूज नहीं करेंगे। यहां हम मोर का यूज हम नहीं करेंगे, हैवियर आपका सही यहां पर वर्ड होगा, इसलिए आपकी बी पार्ट के अंदर क्या होगी? एरर होगी। अच्छा, नेक्स्ट आपका है शुभा इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987 और नो एरर। ये आपके टेंस के चैप्टर से एरर दिया गया है। इसमें शुभा आपका एक सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिया गया है, लिविंग आपका मेन वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है और चेन्नई जो है आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ सिंस 1987 की बात की गई है। आप सिंस और फॉर को प्रेजेंट, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आप इसको पढ़ते हैं। आपको यह भी पता होगा कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है अगर दिया गया है तो आप वहां इज एम आर का यूज नहीं करेंगे, आप इसके स्थान पर हैज, हैव प्लस बीन का यूज करेंगे। अब अपना सब्जेक्ट से जो सुबह है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? हैज का। हैज के साथ हम किसका यूज कर देंगे? बीन का। तो आपका सेंटेंस सही क्या होगा? सुभा हैज बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस
1987। नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, यहां आपसे पूछा गया फिल इन द सुटेबल प्रेपोजिशन, आपसे प्रेपोजिशन के बारे में पूछा गया है। ये कहता है कि आई एम नॉट वेरी गुड ब्लैंक रिपेयरिंग थिंग्स, आई एम नॉट वेरी गुड ब्लैंक रिपेयरिंग थिंग्स। जो यहाँ गुड दिया गया है, गुड के साथ हम यहाँ प्रेपोजिशन का यूज करेंगे एट का, कि एट प्रीपोजिशन का यूज गुड के साथ किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, ही डिसअप्रूव्ड ब्लैंक हर बिहेवियर। अब यहाँ पर डिसअप्रूव्ड जो वर्ड है, इसके साथ हम यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इसके साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर होगा वो होगा बी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी सेक्शन से है। बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज। यहाँ इडियम फ्रेज के बारे में पूछा गया है। इस इडियम फ्रेज को हम हिंदी में मुहावरे के रूप में जानते हैं। ये कहता है कि कुक एंड बुल स्टोरी, एक कुक एंड बुल स्टोरी जो आपका इडियम फ्रेज होगा, इसका क्या मीनिंग होगा। देखिए जैसे आप हिंदी में मुहावरे पढ़ते हैं, हिंदी में जो मुहावरा लिखा जाता है उसका मीनिंग उससे जस्ट रिलेटेड होता है, उसका मीनिंग एज इट इज सेम नहीं होता। तो यहाँ पर कुक और बुल स्टोरी का जो हमारा जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा वो होगा डी, जो डी आंसर होगा अनबिलीवेबल एंड रिडिकुलस स्टोरी, आपका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन सेंटेंसेस। मतलब किसी सेंटेंस के लिए आपने एक वन वर्ड देना है। इसमें स्टोरी टोल्ड टू इलुस्ट्रेट ए मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, इसके बारे में पूछा गया है। ये आपका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कोई स्टोरी टोल्ड जो बताती है इलुस्ट्रेट और मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ को बताती है, वो पैराबल होती है। ये जो है बाइबल से लिया गया है। चूज द बेस्ट एक्सप्रेसिस मीनिंग एट द गिवन वर्ड। आपने इसमें बताना है कि इसका सही सिनोनिम्स क्या होगा। जो किंडल वर्ड है वो किंडल वर्ड का आपको सही मीनिंग आपको बताना है। किंडल का जो सही मीनिंग होगा यहाँ इग्नाइट वर्ड होगा, सही मीनिंग जो होगा वो इग्नाइट वर्ड होगा। ये आपका सेक्शन था यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का, और इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी सेक्शन का। आइए डिस्कस करते हैं इसके साथ साथ जो आपका नेशनल जीके का जो पोर्शन है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसमें कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में पूछा गया है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। ये एक आर्ट और कल्चर से आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन उदयगिरी पूछा है, श्रवण बेलगोला पूछा, खजुराहो पूछा है और उदयपुर पूछा है। इसका जो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश के अंदर जो है खजुराहो, जो खजुराहो के मंदिर हैं, खजुराहो के अंदर इसको बिल्कुल राइट आंसर माना गया है। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 47 आपका जो है वो आपका पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया है, और पॉलिटिकल साइंस में ये फंडामेंटल राइट के चैप्टर से पूछा गया है। पूछते हैं कि संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है, वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साधारण विधिक अधिकार बन गया है। इसमें पूछा गया कि जो आर्टिकल 31 के अंतर्गत दिया गया फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको मोरारजी देसाई की सरकार में रिमूव कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से, उसको अब कहाँ रखा गया है और एक वो साधारण विधिक अधिकार बन गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आर्टिकल 300A आपका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्टैटिक जीके से, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड के बारे में पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा आपका 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 49 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट। इसके जो आपको आंसर मिलेंगे वो यहां मिलेंगे, महेंद्रगिरी, डोडाबेटा, अनाईमुडी, विशाखापत्तनम। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनाईमुडी, क्योंकि अनाईमुडी जो है साउथ इंडिया की और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और डोडाबेटा जो है इसके बाद की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विशाखापत्तनम जो है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और महेंद्रगिरी जो है वो सबसे दक्षिणी चोटी कहलाती है।
टंगानिका झील के बारे में पूछा गया है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि टंगानिका झील कहाँ स्थित है। पहला आंसर आपको ऑप्शन दिया गया है उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसका सही आंसर होगा वो इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। ये टंगानिका झील जो है वो अफ्रीका देश के अंदर स्थित है। 51 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये आपका हिस्ट्री से आया हुआ। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? जो कृष्णदेव राय थे वो साउथ इंडिया में, आपने इनके बारे में पढ़ेंगे कृष्णदेव राय के बारे में। जब आप हरिहर बुक का कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है आपके, ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ये बाबर के समकालीन थे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। इसमें बताया गया भारतीय फिल्म जगत की पहली महिला जिसे राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा, और ये जो क्वेश्चन है वो पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया है, जिसमें आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति 12 ऐसे लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है जो विज्ञान, साहित्य, कला, खेल जगत आदि से जुड़े होते हैं। और इस चीज को हमने आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नरगिस दत्त। नरगिस दत्त पहली जो महिला थी और जिनको राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा के लिए नामांकित किया था, और वो फिल्म जगत से बिलोंग करने वाली पहली वुमेन थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपका। डायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछता है आपसे। विक्रय कर सेल टैक्स, उत्पाद कर एक्साइज टैक्स, संपदा कर वेल्थ टैक्स, मनोरंजन कर एंटरटेनमेंट टैक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है कि अगर हमारे पास अपनी संपदा होगी, अपनी प्रॉपर्टी होगी, उसका टैक्स हम खुद पे करेंगे। इसलिए इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका सी आंसर, संपदा कर। नेक्स्ट की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आपका, ये कुचिपुड़ी के बारे में पूछा गया है। ये एक नृत्य शैली है जो एक डांसिंग फॉर्म है, और ये आपका स्टैटिक जीके का एक पोर्शन है कि कुचिपुड़ी प्रसिद्ध नृत्य शैली कहाँ प्रसिद्ध है। तो हम इसका जो सही आंसर होगा, कुचिपुड़ी जो प्रसिद्ध नृत्य शैली है वो आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 जो है ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, और बड़ा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, क्योंकि अभी पूरे विश्व में इसरो ने जो है इसरो ने जो वैज्ञानिकों ने भारत की साइंस का और भारत के इस अभूतपूर्व योगदान का लोहा मनवाया है। उसमें पूछा गया है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। उसका सही आंसर होगा सी आंसर, LVM-3 और M4। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपका 56 है, जो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से है, और ये ट्विटर के बारे में पूछ रहे हैं। ट्विटर आजकल बड़ा चर्चा में चला हुआ है। एलन मस्क जो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उन्होंने पिछले ही साल ट्विटर को जो है उन्होंने खरीद लिया था, और बड़े यूजर्स जो हैं ट्विटर के वो एलन मस्क के विरोध में, क्योंकि इन्होंने बड़े चेंजेस एक साथ उन्होंने कर दिए थे। ब्लूटिक के लेके बड़ा विवाद हुआ था उसमें। इनकी जो नई सीईओ बनाई गई हैं वो लिंडा याकारिनो जो हैं वो इनकी एक नई सीईओ हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक आखिरी क्वेश्चन अभी बचा हुआ है जो नेशनल जीके का है, इसका और डिस्कशन करते हैं। ये आपका करंट अफेयर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57 कहते हैं कि केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? यानी हमारे यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जो है धड़ल्ले से किया जाता है। केंद्र सरकार को इस बात की भी चिंता है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके जो गुणवत्ता है हमारे यहाँ पर जितनी फसलों का हम तैयार करते हैं या सब्जियों को और चीज़ों को तैयार करते हैं, तो उससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो इसके लिए रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कुछ अन्य वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और उस योजना को पीएम प्रणाम योजना या प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के नाम से जाना जाता है। ये था आपका इंग्लिश का, और ये था आपका नेशनल जीके के सेगमेंट का सॉल्यूशन। अभी और जो आपके जो विषय बचे हैं, हरियाणा जीके है, हिंदी है, या मैथ्स है, या साइंस है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, बाकी सभी टीचर्स जो हैं एक के बाद एक अपना सॉल्यूशन देंगे। मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आइए हम करते हैं हरियाणा जीके का सॉल्यूशन अपना। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि रक्षाबंधन के समय भिवानी जिले के किस स्थान पर बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है?
देखिए जो यहाँ पे लोहारू, सिवानी, तोसाम और औरंगाबाद क्षेत्र आपको दिए गए हैं, सारे के सारे वैसे तो ये भिवानी जिले के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आपसे पूछा है कि रक्षाबंधन के समय इस मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा औरंगाबाद। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा जो क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा कि विचित्र पशु की आकृति हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन स्थल से खुदाई के दौरान प्राप्त की गई। अब ऑप्शन क्या क्या है, राखी गढ़ी, बनावली, मित्ताथल और बालू। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आएगा बनावली। बनावली किस जिले के अंतर्गत आता है, तो बनावली आता है आपका फतेहाबाद के अंतर्गत। और यहां पे देखोगे तो राखी गढ़ी की बात करें तो हिसार में है, मित्ताथल की बात करें तो भिवानी में है, और बालू की अगर हम बात करते हैं तो बालू आता है आपका कैथल जिले के अंतर्गत। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्धन काल से आपका ये क्वेश्चन आपके सामने आया है कि वर्धन काल में अनाज के रूप में लिया जाने वाला जो कर है वो किस विधि से लिया जाता था। देखो यहाँ पे वर्धन वंश में जो कर लेने की विधियां थी वो 3 विधियां हुआ करती थी, जिनमें से हिरण्य विधि, भाग विधि और बलि विधि होती थी। भूमि विधि नाम की कोई विधि नहीं थी। लेकिन इसमें भी आपसे पूछा है कि अनाज के रूप में जो टैक्स लिया जाता था उसको किस विधि से लिया जाता था, तो यहां पे जो राइट आंसर आएगा भाग विधि। हिरण्य विधि क्या था, यहां पे नगद के रूप में जो टैक्स लिया जाता था उस विधि को बोला जाता था हिरण्य विधि। भाग विधि आपको पता चल गया कि अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर था। उसके बाद बलि विधि की बात करें तो उपहार के रूप में जो टैक्स लिया जाता था उसको हम बोलते थे बलि विधि। ठीक है भाई। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगलपुर सराय ख्वाजा हरियाणा के जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्मारक है। आपको बताना है कि जो ये मुगलपुर सराय है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा फरीदाबाद। मुगलपुर जो सराय है वो कहां पे स्थित है, फरीदाबाद में स्थित आपका ये एक सराय है। उसके बाद हम बात करें कि बाबर के द्वारा पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद पानीपत का जो प्रथम हाकिम था वो किसे नियुक्त किया गया था। देखो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी कब लड़ी गई थी, 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक जिसकी जो मृत्यु थी वो युद्ध मैदान में हुई थी, तो वो कौन था, इब्राहिम लोदी था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानीपत का पहला हाकिम बाबर के द्वारा किसे नियुक्त किया गया था, तो राइट आंसर आएगा सी, मोहम्मद हुगली को पानीपत का पहला हाकिम नियुक्त किया जाता है। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आया है कि रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है किसके शासनकाल के दौरान बनवाई गई थी। याद रखना एक रेड मस्जिद है वो रोहतक के अंतर्गत भी आती है, और ये जो लाल मस्जिद है ये कहां पे है, रेवाड़ी के अंदर है। तो रेवाड़ी की जो ये लाल मस्जिद थी ये अकबर के शासनकाल के दौरान बनवाई गई थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि जो लोहगढ़ का किला है वो किस शासक की राजधानी रहा है। लोहगढ़ का जो किला है वो बंदा सिंह बहादुर की राजधानी रहा, और ये जो लोहगढ़ का किला है वो सिख साम्राज्य की, इस पूरे विश्व में सिख साम्राज्य की जो पहली राजधानी रही वो कौन सी रही थी, तो राइट आंसर कर दोगे लोहागढ़ रही थी। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित काला अंब नामक स्थान पर ऐतिहासिक लड़ाई कब लड़ी गई थी। जो काला अंब पर्यटन स्थल घोषित किया गया है वो पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित है, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो किस किस के बीच में लड़ा गया था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। और ये युद्ध कब लड़ा गया, 1761 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है भाई। इसमें इस युद्ध मैदान में खड़ा एक आम का जो पेड़ था वो बिल्कुल मराठों के खून से काला पड़ गया था, और इसी कारण से इस क्षेत्र का जो नाम है काला अंब घोषित कर दिया गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हरियाणा का पहला चल न्यायालय 2007 में कहां स्थापित किया गया था। चल न्यायालय बोल दे या फिर आपको बोल दे मोबाइल कोर्ट, तो दोनों का एक ही अर्थ होता है। चल न्यायालय या मोबाइल कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये जो 2007 में स्थापित किया गया था, इसका राइट आंसर आएगा मेवात के अंदर पहला भारत का चल न्यायालय स्थापित किया जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आएगा यहां पे लोहारू। देखिए बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं, बावल की बात करें तो बावल एक रिजर्व सीट है किस जिले की, तो रेवाड़ी जिले की आरक्षित सीट आपसे पूछ ले तो कौन सी है, आंसर कर दोगे बावल है। बलरामगढ़ या बल्लभगढ़ की बात करें तो ये जो सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी सीट, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी जो विधानसभा सीट है उसका नाम क्या है, तो आंसर कर दोगे बलरामगढ़। बादशाहपुर की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जो सीट है, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जो सीट है वो कौन सी है, राइट आंसर कर दोगे बादशाहपुर। तो क्वेश्चन पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है लोहारू। उसके बाद पूछा गया हरियाणा में कितने नगर निगम हैं। हरियाणा में नगर निगम की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में 11 नगर निगम है। इनमें से एक ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम आपको देखने को मिलते हैं, तो उस जिले का नाम बताइए, तो उसका राइट आंसर कर दोगे गुड़गांव, जिसमें एक गुड़गांव के नाम से नगर निगम है और दूसरा है आपका मानेसर के नाम से। उसके बाद वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी गांव में रुडमल मंदिर में स्थित शिवालय का जो निर्माण है वो किस वर्ष किया गया था। इस शिवालय का जो निर्माण है 1892 में किया गया था और लाला रुडमल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कब? 1892 में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाएगा या फिर मनाया जाता है। तो 5 मई को मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की है। पहले इसको मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन अब की बार 5 मई को ये घोषणा की गई कि जो ये विश्वकर्मा दिवस है इसको अब से श्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि विश्वकर्मा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 17 सितंबर को। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने कि फतेहाबाद में मजार के प्रांगण में निम्नलिखित में से किस सूफी संत का मुगल सम्राट हुमायूं का शिलालेख एक पत्थर पर खुदा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मुगल सम्राट हुमायूं है उसका एक शिलालेख प्राप्त किया गया, वो किसकी मजार में से प्राप्त किया गया। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो मजार है मीर शाह की मजार। राइट आंसर क्या कर दोगे, मीर शाह की मजार। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में खालिस्तान है या क्या है, इसका जो प्रारूप है, कौन कौन से सदस्य इसमें काम करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है इसको 2017 में मनोहर लाल खट्टर के द्वारा पहले जो एक संस्था काम करती थी, जैसे कि इसका नाम होता था हुड्डा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसका नाम चेंज करके हरियाणा अर्बन यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP कर दिया गया। इसका मतलब क्या होता है, ये हुड्डा क्यों चेंज किया गया, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे जो पहले सीएम थे मनोहर लाल खट्टर जी से पहले जो सीएम थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उनके सरनेम से ये मैच खाता था। इस कारण से इसका नाम चेंज करके HSVP कर दिया गया भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे, 4 क्षेत्रीय प्रशासक होंगे, 6 संपदा अधिकारी होंगे और 11 सहायक अधिकारी। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बन जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो साहिबी नदी है निम्न में से किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। जो साहिबी नदी है, ये जो नदी है ये दक्षिण हरियाणा की नदी है, और दक्षिण हरियाणा की नदी है तो आप ऑप्शन देखकर भी आइडिया लगा सकते हो कि दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र में यहां से कौन सा जिला आता है। तो इसका जो राइट आंसर कर दोगे रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले से ये साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है। देखो यहां पे आपको साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। वैसे अगर हम बात करें तो हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल है। राइट आंसर क्या आएगा, पीपल। लेकिन पीपल तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो अब आपको इनके वैज्ञानिक नाम भी याद होने चाहिए, और जो पीपल का वैज्ञानिक नाम है उसको फिकस रिलीजियोसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिकस रिलीजियोसा। अगर आपसे यहाँ पे पूछे कि हरियाणा का राजकीय फल कौन सा है, तो फल कर दोगे आम, और आम का जो वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। उसके बाद पूछ सकता है कि हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो पक्षी आएगा काला तितर, जिसको बोला जाता है ब्लैक फ्रैंकोलिन। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा का जो राजकीय पशु है वो पशु कौन सा है, तो राजकीय पशु आएगा ब्लैक बक, यानी कि काला हिरण या फिर कृष्ण मृग जिसे बोला जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1923 में कहां पे स्थापित किया गया। 1923 की बात कर रहा, अगर वर्तमान समय में आपसे पूछे तो वर्तमान समय में इसका जो राइट आंसर आएगा करनाल आएगा। लेकिन 1923 में इसको सबसे पहले बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। और किस नाम से, अंग्रेजी ब्रिटिश शासन हुआ करता था, और ब्रिटिश शासन में आपने पढ़ा होगा कि जो नाम रखे जाते थे इंपीरियल के नाम से रखे जाते थे। तो 1923 में इसका जो नाम था इंपीरियल डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसको बेंगलुरु में 1923 में स्थापित किया गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए, 1970 में बंसीलाल द्वारा दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया था। कब की बात कर रहा है, 1970 में। तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, और डी ऑप्शन और मिलेगा आपको इसका, ये रहा। तो राइट आंसर क्या कर दोगे इसका, तमिल। जो 1970 में दूसरी राजकीय भाषा स्थापित की गई थी बंसीलाल की सरकार के द्वारा। बंसीलाल उस समय सीएम हुआ करते थे, तो इनके द्वारा दूसरी राजकीय भाषा का जो दर्जा दिया गया था वो तमिल को दिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में जो दूसरी राजकीय भाषा है वो कौन सी है, पंजाबी है। पंजाबी को दूसरी राजकीय भाषा का जो दर्जा है 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा दिया गया। लेकिन तमिल जो 1970 से लेकर 2004 तक हरियाणा की पहली दूसरी राजकीय भाषा बनी रही। तो ये 2004 में इसका जो दर्जा था ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा भाषा का जो दर्जा था इसका वो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से किस नृत्य को हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है। तो हरियाणा का जो गिद्धा कहा जाता है राइट आंसर आएगा झूमर नृत्य को। झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्धा के रूप में जाना जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता। नाक में नहीं पहनने की बात कर रहा है, पुरली, छाछ, लौंग और नेवरी। देखिए जो पुरली है, लौंग है, नेवरी है, ये तीनों के तीनों नाक के आभूषण है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, छाछ। छाछ की बात करें तो महिलाओं के द्वारा माथे पर धारण किए जाने वाला ये आभूषण होता है छाछ। पुरली की बात करें, लौंग की बात करें और नेवरी की बात करें तो ये सारे के सारे आभूषण नाक में पहने जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला ग्रीन एविएशन फ्यूल प्लांट कहां लगाया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा पानीपत के अंदर। पानीपत जिले में पहला ग्रीन एविएशन फ्यूल प्लांट लगाया जाएगा। और पानीपत की बात करें तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका गठन 2 बार किया गया था। कब कब, पहली बार जब गठन किया गया तो 1 नवंबर 1989 को 1 नवंबर 1989 को देवीलाल सरकार के द्वारा पानीपत जिले का गठन किया जाता है। लेकिन 24 जुलाई 1991 ईस्वी को इसका जिले का जो दर्जा है समाप्त कर दिया जाता है और इसको अलग किया गया था करनाल से और वापस करनाल में इस क्षेत्र को शामिल कर दिया जाता है। लेकिन फिर से दोबारा से जो इस जिले का गठन किया गया 1 जनवरी 1992 को
1 जनवरी 1992 को पुनः इसको जिले का दर्जा दिया जाता है और करनाल से अक्षेत्र अलग करके एक नया जिला बनाया जाता है जिसका नाम रख दिया जाता है पानीपत। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की जो शुरुआत है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कब की गई थी? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की बात कर रहा है तो इसका जो राइट आंसर आएगा 5 मई 2023 को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि किंग ऑफ आर्चरी खिताब 2023 में से किसे दिया गया था? निम्न में से किसे दिया गया था? तो सुजीत मान, कोमल वर्मा, ऋषभ यादव या मनदीप सिंह चौहान। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऋषभ यादव को 2023 के किंग ऑफ आर्चरी खिताब से नवाजा गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर निम्न में से किसे सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और इस अवार्ड से मंजू शर्मा को नवाजा गया है। सुषमा स्वराज की अगर हम बात करें तो हरियाणा में युवा कैबिनेट मंत्री के रूप में यानी कि हरियाणा की पहली युवा कैबिनेट मंत्री और किसकी सरकार में? देवीलाल की सरकार में मात्र 25 वर्ष की आयु में कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको दिया गया था। ठीक है भाई, तो ये आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चन थे, सारे के सारे बिल्कुल अच्छे तरीके से सोल्व हमने किए। अब साथियों नमस्कार। जो इस क्विज के अंदर जो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन थे वो उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे हम, जिसमें से जो आपका पहला क्वेश्चन था उनमें से कि निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क? कि ऑप्टिकल डिस्क का अगर हम जिक्र करें तो कंप्यूटर के अंदर एक टॉपिक आता है आपका मेमोरी का, कि कंप्यूटर के अंदर कुछ भी किसी भी प्रकार का डेटा जो है अगर हमें स्टोर करना हो तो जाहिर सी बात है जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है वो मेमोरी होती है। और मेमोरी के अलग अलग प्रकार हैं कि जैसे मैग्नेटिक मेमोरी आता है, आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी आता है और उसी के अंदर एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसको हम ऑप्टिकल मेमोरी जिसको हम कहते हैं। और ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर क्या कि इनको ऑप्टिकल मेमोरी क्यों कहते हैं? कि जहां पर ऑप्टिकल लेंस के माध्यम से डेटा जो होता है स्टोर किया जाता है उसको ऑप्टिकल मेमोरी कहा जाता है। और ऑप्टिकल मेमोरी के आपके 3 प्रकार होते हैं, जिनमें से एक पहला टाइप आता है सीडी का, दूसरा टाइप होता है आपका डीवीडी का और जो तीसरा टाइप होता है वो होता है बेसिकली ब्लू रे डिस्क का। यानी कि ऑप्टिकल मेमोरी जो होती है वो आपकी 3 प्रकार की होंगी, जिसमें एक होगा आपका सीडी जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, दूसरा डीवीडी होता है और जो तीसरा होता है वो ब्लू रे डिस्क होता है। और इसमें क्या पूछ रखा है कि ऑप्टिकल डिस्क का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल मेमोरी होता है, सीडी रोम जो एक प्रकार की ऑप्टिकल मेमोरी ही है, तीसरा जो पी रोम है वो बेसिकली क्या होता है? वो एक तरीके से रोम का एक प्रकार होता है जो रीड ओनली मेमोरी जिसको कहते हैं। वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है, जिससे पहला पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, ईईपी रोम होता है। तो इसके अंदर जो आपका आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा आपका? कि जो पी रोम है वो एक प्रकार से आपका ऑप्टिकल मेमोरी नहीं है, क्योंकि ये किसका टाइप है आपका? ये एक प्रकार से रीड ओनली मेमोरी का टाइप है। उसके बाद जो दूसरा सवाल है उसके बारे में हम जिक्र करते हैं कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न में से किस चीज से बने हुए थे? सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर मेड ऑफ, जिनमें से आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब। तो कंप्यूटर के अंदर जब आपका जनरेशन कहें या जिसको हिंदी में कहें कि कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उनके बारे में जब जिक्र आता है कि आज वर्तमान समय में जो हम कंप्यूटर देखते हैं या लैपटॉप देखते हैं या सुपर कंप्यूटर देखते हैं, तो ये एक तरीके से इनमें जो बदलाव हैं वो एक साथ या सीधा बदलाव नहीं हुआ। कि जैसे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूं कि जो कंप्यूटर की एक बेसिक शुरुआत मानी जाती है वो एक लकड़ी के टुकड़े से मानी जाती है और इस लकड़ी के टुकड़े का जो नाम रखा गया था वो एबेकस नाम रखा गया था।
और आज वर्तमान समय में जो हम कंप्यूटर का एक स्वरूप देखते हैं कि जैसे लैपटॉप है उसे कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर भी आज के वर्तमान समय में जो आधुनिक कंप्यूटर है। तो इस अबेकस से लेकर के आज वर्तमान समय के आधुनिक कंप्यूटर तक पहुंचने में बीच बीच के समय अंतरालों में कई तरीके के बदलाव हुए और उन्हीं बदलावों को एक तरीके से नाम दिया जाता है, उनको कहा जाता है कंप्यूटर की पीढ़ियां। और इन पीढ़ियों को कंप्यूटर के अंदर 5 पीढ़ियों में इनको दर्शाया जाता है, जिसको अलग अलग समय अंतराल के अंदर इनको दिखाते हैं। कि जैसे अगर हम पहली पीढ़ी का जिक्र करें तो पहली पीढ़ी का जो समय अंतराल लिया जाता है वो बेसिकली 1942 से लेकर के 1955 का समय अंतराल माना जाता है। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर जिस चीज का प्रयोग किया गया था वो बेसिकली वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करके इन कंप्यूटर को बनाया गया था, जिसकी खोज 1947 में की गई थी। और उसके बाद 1958 के अंदर जब ट्रांजिस्टर की खोज होती है तो ट्रांजिस्टर की खोज के बाद जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बने जिनका समय अंतराल 1955 से लेकर के 1964 तक माना जाता है, तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बनाए गए थे उनके अंदर किस चीज का प्रयोग किया था? ट्रांजिस्टर का उसके अंदर प्रयोग किया गया था। और जो पहली पीढ़ी के थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और उसके बाद जो तीसरी पीढ़ी के आते हैं उनके अंदर VLSI का प्रयोग किया गया था, IC का प्रयोग किया गया था तीसरी पीढ़ी के अंदर। और जो चौथी पीढ़ी के थे उनके अंदर VLSI का प्रयोग किया गया था। और जो आज वर्तमान समय में जितने कंप्यूटर है आपके वो बेसिकली AI, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के आधार पर कार्य कर रहे हैं, जिनको हम 5वीं पीढ़ी के अंदर गिनते हैं। तो सेकंड जनरेशन यानी कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो बने थे वो किसके बने थे? वो ट्रांजिस्टर के बने थे। अब जो तीसरा सवाल का जिक्र करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहली पंक्ति और हैंगिंग विशेष प्रकार जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ, और इनमें कई आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं जैसे अलाइनमेंट है, स्पेसिंग है, इंडेटेशन है और जो तीसरा फोर्थ है प्रभाव। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक आपकी स्पेशल प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है इंडेटेशन। और इस इंडेटेशन का क्या जो प्रयोग किया जाता है वो किस तरीके से होता है कि जैसे आपका कोई पैराग्राफ आपको लिखना हो और पैराग्राफ के अंदर आपको कुछ इस तरीके का प्रभाव डालना हो कि जैसे कोई एक पैराग्राफ यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा गया हो और अगली लाइन जो लिखी जानी हो वो यहां से न होकर के आपको यहां बीच में से शुरू करनी हो या इसके बाद कहीं से शुरू करनी हो, और या फिर अगर इस लाइन को कुछ एक दूसरे हिस्से तक खत्म करना हो। तो इस मामले में क्या किया जाता है? इस मामले में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ एक स्पेशल इफेक्ट होते हैं, स्पेशल प्रभाव होते हैं। और ये जो स्पेशल प्रभाव होते हैं ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक तो होता है फर्स्ट लाइन, दूसरा होता है आपका हैंगिंग और जो तीसरा होता है वो होता है आपका लास्ट लाइन। और जो ये तीनों प्रकार होते हैं आपके, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंडेटेशन के अंदर पाए जाते हैं। और जो अलाइनमेंट होती है, अलाइनमेंट बेसिकली किसी भी पैराग्राफ को लेफ्ट के अंदर दिखाना हो, राइट के अंदर ज्यादा दिखाना हो, तो वह बेसिकली उस पैराग्राफ की उसको अलाइनमेंट कहते हैं कि भाई पैराग्राफ को कोई विशेष जगह देनी हो, विशेष स्थान देना हो कि भाई इसको लेफ्ट में ज्यादा दिखाना है या इसको राइट में ज्यादा दिखाना है। लेकिन फर्स्ट लाइन और हैंगिंग जो विशेष प्रकार होते हैं वो आपके कहां पर होते हैं? ये इंडेटेशन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये आपके इस क्विज के अंदर जो कंप्यूटर के आपके 3 क्वेश्चन थे। और जो आपका नेक्स्ट। नमस्कार बच्चों, आज 3 सितंबर 2023 को नोबेल एकेडमी में क्विज कंपटीशन हुआ था। इसी पेपर का जो हिंदी का पोर्शन है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो हिंदी के पेपर में जो चीज़ें आई थी वो आपके सामने रखी हुई हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है भी विपरीत काम करना। अगर कोई भी व्यक्ति हम चाहते हैं उसके विपरीत काम करता है तो हम हमेशा बोलते हैं कि ये तो उल्टी गंगा बहाता है। अगला है स्थावर। स्थावर का विलोम क्या होता है? तो स्थावर का विलोम होता है जंगम। स्थावर होता क्या है? स्थावर होता है स्थायी। स्थायी कोई भी चीज स्थायी है, वही आपकी अचल है, वो क्या होती है? स्थावर होती है। और जंगम का अर्थ होता है चलने वाला, जो चलता है वो जंगम है और जो स्थिर है, स्थायी है, वो क्या होता है? स्थावर।
तो हमारा शब्द प्रश्न यही था, स्थावर का विलोम बताओ, तो स्थावर का विलोम क्या रहेगा हमारा, जंगम रहेगा। अगला क्वेश्चन है सख्यागमन में कौन सी संधि है, तो सख्यागमन में हमारी यण संधि है भाई। यण संधि कैसे होती है, तो सख्यागमन शब्द बनता है सखी प्लस में आगमन से, सखी प्लस में आगमन। यहाँ पर नियम बनता है कि ई के सामने कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ई को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर आ जाए तो ई का हम क्या बनाएंगे, ई का बनाएंगे यह भी कैसा, आधा, जिसको हम बोलते हैं स्वर रहित यह हम बनाएंगे। तो अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो स तो हमारा ऐसे कैसा हो गया, अब ख में से हमने ई अलग कर दी है तो ख कैसा रह जाएगा, आधा रह जाएगा। उसके बाद हमारे सामने क्या है, यह है, कैसा यह है, आधा यह है, स्वर रहित है। इस यह में हम आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा और गमन। तो सख्यागमन में यण संधि है और यण संधि आप जानते होंगे स्वर संधि का ही एक भेद है। अगला हमारा प्रश्न है नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, तो नीलांबर शब्द में कर्मधारय समास है भाई। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास कैसे बनेगा, नीलांबर शब्द बनता है नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर। नीला शब्द क्या होता है भाई, नीला शब्द हमारा होता है विशेषण, क्या होता है, विशेषण। और अंबर शब्द क्या कहलाएगा आपका, विशेष्य कहलाएगा। कभी भी विशेषण और विशेष्य के संबंध अगर आ जाता है तो वहां पर समास कौन सा होता है, कर्मधारय। तो हमें पता चल गया कि नीलांबर शब्द में कौन सा समास रहेगा, कर्मधारय समास रहेगा। आगे देखते हैं, इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है, मतलब सही विलोम नहीं है। हर्ष विषाद ये सही है भाई, हर्ष का अर्थ होता है खुशी और विषाद का अर्थ होता है दुख, तो ये तो सही विलोम है आपका। सव किया अपनी पत्नी और प्रक्रिया प्राय, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही विलोम है। जड़ और चेतन ये भी विलोम है। वैतनिक वेतन लेने वाला और सवैतनिक भी सह का अर्थ होता है साथ, वेतन के साथ जो काम करता है वो, तो ये वाला आपका गलत है, ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा विशेष्य क्या होता है, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो बहुव्रीहि समास में करते हैं भाई, क्योंकि द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों मिलकर नहीं होते बल्कि दोनों के अर्थ होते हैं। कर्मधारय के दोनों शब्दों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर कोई एक नया अर्थ निकालते हैं, तो ये आपका उत्तर है, हो जाएगा बहुव्रीहि। आगे आ गया भाई, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद शम या निर्वेद होता है भाई। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, ये अपना होता है स्वर तंत्रियों या घोषों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, एक अपना होता है अघोष और दूसरा अपना होता है सघोष। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई सर्वनाम होते हैं हमारे 6 प्रकार के होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो आपका आएगा वो आ जाएगा, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रेषणवाचक और निजवाचक। तो आशा करूं आपको सारी की सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आओ चलो रीजनिंग का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, सभी हाथी बाघ हैं। सारे के सारे हाथी क्या हैं, बाघ हैं। फिर क्या दिया गया, सभी बाघ घोड़े हैं। सभी बाघ क्या हैं, घोड़े हैं। कोई भी घोड़ा ऊंट नहीं है, कोई भी जो घोड़ा है वो ऊंट नहीं है। इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ निष्कर्ष हमें दिए गए। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ घोड़े हाथी हैं। तो देखो कुछ घोड़े क्या हैं, हाथी हैं, इसका मतलब पहला निष्कर्ष क्या है हमारा, सही है। दूसरा क्या दिया गया, कुछ ऊंट बाघ है। देखो ऊंट और बाघ के बीच हमें कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, तो ये वाला क्या हो गया हमारा गलत। तो इसका मतलब केवल और केवल पहला निष्कर्ष क्या करता है, अनुसरण करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि लड़कों की एक पंक्ति में करुण बाएं से 5वां है। ये हमारा बायां छोर होता है,
करुण जो है वो बाईं ओर से कहाँ है? 5वें स्थान पर। और पंत दाएं से छठा है। जो पंत है वो दाईं ओर से कहाँ है? 6ठे स्थान पर। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं, आपस में स्थान बदलने का मतलब हो गया कि करुण यहां से उठ के यहां आ गया और पंत यहां से उठ के यहां आ गया, तो इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया डैश से। तो करुण बाएं से 13वें स्थान पर हो जाता है। तो अब जो ये करुण है ये बाईं ओर से कहां हो गया? 13वें स्थान पर। क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, दाएं से पंत की नई स्थिति क्या है? देखो ये दायां छोर था, तो दाएं से ये जो पंत है अब इसकी नई स्थिति क्या है? हमें यहां से लेके यहां तक की क्या निकालनी है? दूरी। तो इसके लिए हमें बीच की दूरी पता होनी चाहिए। बीच की दूरी क्या होगी? 13 में से आप ये 5 माइनस कर दोगे तो बीच में कितना बचेगा? 8। तो अब बताओ यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 6। और यहां से यहां कितनी है? 8। तो यहां से लेके यहां तक इस टोटल लाइन की दूरी कितनी हो जाएगी? 6 + 8 14। तो जो पंत है अब वो दाईं ओर से किस स्थान पे हो गया है? 14वें स्थान पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन से है। के भाई है एक्स का। के जो है वो भाई है, किसका भाई है? एक्स का भाई है। इसके अंदर जो मेल है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगल से, और जो फीमेल होगी उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। क्या कहा गया? के भाई है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का। अब इसका पुत्र है तो इसके नीचे आएगा, और पुत्र है तो मेल है, किस चीज के अंदर बंद कर देंगे इसको? ट्रायंगल के अंदर। पी जो के की पुत्री है, पी कौन है? के की पुत्री। अब पी के की पुत्री है तो के से नीचे, और किस चीज के अंदर बंद कर देंगे इसको? सर्कल के अंदर। पी जो के की पुत्री है का विवाह एन से हुआ है। पी जो इस के की पुत्री है इसका विवाह किससे हुआ है? एन से। अब ये फीमेल है तो एन क्या होगा? मेल। जी तथा एक्स बहनें हैं, ये है एक्स और ये कौन है? जी। और ये दोनों आपस में क्या है? बहनें। तो हमने दोनों को किसके अंदर बंद कर दिया? सर्कल के अंदर। तो जी का जेड से क्या संबंध है? इस जी का इस जेड से क्या संबंध है? देखो जेड की माता कौन है? एक्स, और एक्स की बहन कौन है? जी। तो माता की बहन कौन होगी? मौसी। तो जी कौन है? जेड की मौसी, यानी कि आंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बताओ बी किस स्थान पर होता है? 2 पर, ओ 15 पर, एच 8 पर, यू 21 पर, के 11 पर, और एक्स किस पे होता है? 24 पर, एन 14 पर, और ए किस पे होता है? 1 पर। देखो 8 से 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है? +3 का। 11 से 14 के बीच में फिर से कितने का डिफरेंस है? +3 का। इसका मतलब पहले भी ये डिफरेंस ऐसे ही रहा होगा। तो बताओ अगर मैं 2 में 3 जोड़ूं तो कितना आएगा? 5, और 5 पे क्या होता है? ई। 21 से 24 में फिर से कितने का गैप? 3 का। 24 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 27। टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। तो जेड के बाद फिर से 27 पे क्या आ जाएगा? ए। तो यहां भी कितने का गैप है? +3 का। अब 15 में जब आप लोग 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 18, और 18 पे क्या होगा? आर। देखो 80 से कहां गए? 76 पर कितने का गैप आया? -4 का। 76 में से आप फिर से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 72। तो यहां 88 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा? 84।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ER 84, और ये कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एक श्रृंखला आप लोगों को दी गई है और इसमें कहा गया है कि श्रृंखला के मध्य घटक से दाईं ओर निम्नलिखित में से तीसरा घटक कौन सा होगा। देखो, इस पूरी श्रृंखला के मध्य में एग्जैक्टली बीच में कौन सा नंबर होगा। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 नंबर है। तो ठीक बीच में कौन सा नंबर होगा, 12वां, क्योंकि 11 इस साइड बच गए और 11 इस साइड बच गए। तो जो 12वां नंबर है वो कौन सा है हमारा ठीक बीच में। तो देखो 12वां कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो M जो है इस पूरी श्रृंखला के ठीक बीच में है और M के हमें कहाँ जाना है, दाईं ओर तीसरे नंबर पर। तो दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, क्या आ गया, H। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे का, ऑप्शन नंबर बी क्या है, H। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया कि यदि 17 अप्रैल 1992 को 17 अप्रैल 1992 को कौन सा दिन दिया गया है, शुक्रवार। तो बताइए 10 अक्टूबर 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो 93 में से 1993 में से 1992 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1। ये 1 92 का दिन तो दे रखा है, 93 का पूछ रहा है, तो किस चीज का आया, प्लस का। इस पोर्शन को देखोगे तो पहले हमारे पास कौन सा महीना आता है, अप्रैल। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर क्या आएगा, अक्टूबर। बताओ अप्रैल कितने का होता है, 30 का या 31 का, 30 का। तो जब आप 30 में से 17 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 13। मई 31 का, तो विषम दिन कितने आएंगे, 3। जून 30 का, विषम दिन कितने, 2। जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं, तो विषम दिन कितने आएंगे, 3। सितंबर में 2 और अक्टूबर में गए ही कितनी तारीख तक हैं हम लोग, 10 तक। तो जब आप जोड़ोगे तो टोटल जोड़ कितना होगा, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26, 26 और 10 कितना हो जाएगा, 36। जब आप 7 से भाग करोगे तो 35 तक गए, कितना बचा, 1। अप्रैल का दिन दे रखा है, अक्टूबर का दिन पूछ रहा है, तो एक किस चीज का, प्लस का। यहाँ भी प्लस का 1, यहाँ भी प्लस का 1, तो कितना आया प्लस का, 2। जब आप प्लस के 2 जाओगे तो शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार, और शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आप लोगों का, रविवार, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक श्रृंखला आप लोगों को दी गई है, इसको कंप्लीट करना है। 13, 24, 46, 90, 178। देखो 13 दूनी कितना होता है, 26। 26 में से 2 माइनस करोगे कितना बचेगा, 24। 24 को जब 2 से गुणा कराओगे कितना आएगा, 48। 48 में से 2 माइनस कर दोगे कितना बचेगा, 46। 46 को 2 से गुणा कराओगे कितना आएगा, 92। माइनस 2 कर दोगे तो कितना बचेगा, 90। 90 को 2 से गुणा कराओगे 180, माइनस 2 कर दिया कितना आ गया, 178। अब 178 को फिर से क्या कराओगे, 2 से गुणा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 356। 356 में से 2 क्या कर दोगे, माइनस, तो कितना बचेगा हमारे पास, 354।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 354, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, इन किसी खास कोड भाषा में लेबर को क्या लिखा गया है? KBAPTS। उसी कोड भाषा में कैंडिड CANDID को क्या लिखा जाएगा? तो देखो यहां कितना चेंज आया, L किस पे होता है? 12 पे, K किस पे है? 11 पे, A 1 पे, B 2 पे, B 2 पे, A 1 पे, O किस पे होता है? 15 पे, P 16 पे, U 21 पे, T 20 पे, R 18 पे और S 19 पे। 12 से 11 पे जाओगे तो माइनस क्या हुआ? 1। A से B पे गए प्लस क्या हुआ? 1। 2 पे से 1 पे गए माइनस 1। 15 से 16 पे प्लस 1। 21 से 20 पे फिर से माइनस 1 और 18 से 19 पे गए तो क्या आया? प्लस 1। तो पैटर्न क्या फॉलो हुआ हमारा? -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। पहले क्या आएगा? -1 फिर +1 -1 +1 -1 +1। देखो C में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा? B। A में 1 जोड़ोगे क्या आएगा? B। N में से 1 माइनस करोगे तो N से पहले क्या आता है? M। D में 1 जोड़ोगे D के बाद क्या आएगा? E। I में से 1 माइनस करोगे तो I से पहले क्या आता है? H। D में 1 प्लस करोगे क्या आएगा? E। तो हमारा आंसर क्या हो गया? B B M E H E। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट देखिए, किसी बिंदु P से शुरू करते हुए सचिन 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाने के बाद, देखो मान लीजिए ये है बिंदु P, यहां से सचिन कितना गया? 20 मीटर दक्षिण की ओर। दक्षिण कहां होता है हमारा? नीचे की ओर। दक्षिण के ओर जाने के बाद बाईं ओर मुड़कर, अब देखो दक्षिण का बायां किस तरफ होगा? इस तरफ। 30 मीटर चला। कितना चला? 30 मीटर। वहां से बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। यहां से फिर से बाईं ओर मुड़ गया। अब इसका बायां कहां होगा? ऊपर की ओर। और ये कितना चला? फिर से 20 मीटर। बाईं ओर मुड़ फिर से अंततः एक बार और बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर। देखो यहां से फिर से बाईं ओर मुड़ा और अब कितना चला? 40 मीटर। तो 30 मीटर तो यहीं तक है हमारा। टोटल कितना चला अब ये? 40 मीटर। और बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलकर बिंदु के ऊपर पहुंच जाता है। यहां जो ये पहुंचा है इस बिंदु का नाम क्या है? बिंदु Q। तो बिंदु Q से P किस दिशा में और कितना दूर है? देखो ये बिंदु P था, बिंदु Q से, तो देखो Q से बिंदु P किस दिशा में है? ये दिशा कौन सी है हमारी? पूर्व। दूसरा क्या कहा? कितनी दूर है? तो इस लाइन की टोटल दूरी कितनी है? 40। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 30। तो 40 में से जब आप ये 30 माइनस कर दोगे तो आप लोगों के पास यहां से लेके यहां तक की दूरी आ जाएगी। और वो कितनी है? 10। तो अब व्यक्ति कहां है? 10 मीटर पूर्व में। बिंदु Q से बिंदु P कितना दूर है? 10 मीटर पूर्व। और ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, एक फिगर आप लोगों को दिखाई गई है और इसका क्या पूछा है? जल प्रतिबिंब। देखो
जल प्रतिबिंब में मिरर को हम लोग कहाँ रखते हैं? नीचे। और हमें एक चीज पता है कि जब भी हम जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो जो चीज मिरर के जितनी पास होगी उतनी ही पास दिखाई देगी, और मिरर से जितना दूर होगी उतना ही दूर दिखाई देगी। जब भी हम जल प्रतिबिंब बनाते हैं तो लेफ्ट राइट क्या रहता है? सेम, और टॉप बदल जाता है बॉटम में और बॉटम बदल जाता है टॉप में। तो ये देखो, ये मिरर के पास में है तो यहां भी मिरर के उतना ही पास दिखाई देगी, और इसी साइड रहेगी। मिरर से दूर है, इस तरीके से आएगी। ये जो पूरी की पूरी फिगर है ये पलट जाएगी नीचे की तरफ। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है इतना? थैंक यू। हेलो साथियों, नमस्कार। आइए अपना मैथ के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। आशा करता हूं कि सभी बच्चों के बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो गए होंगे क्वेश्चन, और क्या इनका उत्तर रहा, किस तरह से इनका सॉल्यूशन था, आओ एक बार देखते हैं। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन अपना एक, P माइनस क्यू का 50% बराबर है P प्लस क्यू का 30%। P अनुपात में क्यू ज्ञात करो। तो सिंपल ही कैलकुलेशन आपने करनी थी। P माइनस क्यू का 50%, 50 यानी कि 50/100 बराबर है P प्लस क्यू का गुणा 30%, 30/100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, ये गुणा करवाएंगे तो 5P माइनस में 5Q, और उधर 3P प्लस के 3Q। तो भाई 3P को इधर ले आए, 5Q को उधर ले जाए, तो ये कितना हो गया? 2P बराबर है 8Q। तो 2 चौके 8, Q को इधर ले आए, P बटे में Q 4/1। तो P अनुपात में Q कितना आ गया? 4 अनुपात में 1 आ गया। यानी कि ये आपका उत्तर हो जाएगा। डी इसका नेक्स्ट पेज पे है, ये हमने इसके स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 77, क्योंकि 76 से लेकर 90 तक आपके मैथ के क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 24 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 25% का लाभ हो। तो बच्चों ये मिश्रण चैप्टर से था। पहले प्रकार के चावल का रेट क्या है? 42, दूसरे प्रकार के 24। अब हमें क्या करना होता है, मिश्रण का जब एलिगेशन से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो बीच में मिश्रण का रेट लिखना होता है। लेकिन ये दे रखा ना रेट 40 रुपये प्रति किलोग्राम, ये मिश्रण का रेट नहीं, मिश्रण को बेचने का रेट है। और जब भी इस तरह के क्वेश्चन में आपको बेचने का रेट देगा तो आपको ये भी बताएगा कि इसको कितने % का लाभ हुआ या फिर हानि हुई। यानी कि मिश्रण का रेट यदि 100% है तो जो 40 रुपए हैं ये तो मिश्रण का बेचने का रेट है, और मिश्रण को जब बेचा गया 25% का प्रॉफिट हुआ, तो 100% का मिश्रण था तो कितने पे बिका? 125% पे। यानी कि जो 40 रुपए है ना, ये मिश्रण का 125% है। 125% बराबर है 40, तो 1% बराबर है 40/125। लेकिन मिश्रण का रेट तो कितना होगा? 100%। तो 100% की वैल्यू गुणा में 100, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 5 अट्ठा 40, 8 चौका 32। तो भाई मिश्रण का रेट तो 32 ही था। जब वो 40 रुपए के हिसाब से बिका तो 25% का प्रॉफिट हो गया था। तो यहां जब एलिगेशन मेथड लगाते हैं तो मिश्रण का रेट लिखना होगा। मिश्रण का रेट 40 नहीं हो तो बेचने का रेट है, जो उसका खुद का रेट हो कितना है? 32। तो कीजिए डिफरेंस, एलिगेशन लगाएंगे 8 डिफरेंस 10, अनुपात निकालेंगे 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। क्या अनुपात आ जाएगा भाई? 4:5। सी राइट ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो साथियों जो बी ऑप्शन है आपका 99,856 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, राइट है, ये आप चेक करोगे। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो संख्या का 40% बताओ। जब किसी संख्या के, मान लीजिए वो संख्या n है, किसी संख्या के 75% में, यानी कि n के 75% में क्या जोड़ा जाता है?
75 यानी 75 ही जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। वही संख्या मतलब क्या मिल जाता है आपको, n। तो पहले तो n निकाल लें हम, फिर उसका n का कितने परसेंट पूछ रहा है, 40% निकाल देंगे। तो देखो भाई 25 या 75, 2500 का 100, 4 एलसीएम लेंगे तो 4 इसके साथ गुणा होगा, 3n, 75 चौका 300 बटे 4 इक्वल टू n, 4 उधर जाएगा, 3n प्लस 300 बराबर है 4n, 3n है ये, 3n वहाँ माइनस हुआ तो n का मान कितना आ गया, 300। यानी कि वो संख्या 300 है, लेकिन उस संख्या का कितने परसेंट बताना है, 40%। तो 300 का 40% करोगे, 300 का 40% आपका 120 आ जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 120 रहेगा, सी उत्तर रहेगा इसका। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, डेसी। पहले तो हमें बताना चाहिए भाई साथियों, डेसी किसे कहते हैं। डेसी कहते हैं 1/10 को। फिर पता होना चाहिए मिली किसे कहते हैं। मिली कौन होता है, मिली होता है 1/1000, राइट है ना। तो 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं, तो क्या करें, 1 डेसीमीटर को डिवाइड कर दें 1 मिलीमीटर से, अपने आप ही पता लग जाएगा। जैसे कि आपको कहे कि भाई 10 में कितने 2 हैं, 10 में कितने 2 हैं, तो क्या करें, 10 को 2 से डिवाइड कर दें, पता लग जाएगा 5 हैं। उसी तरह से पूछ रहा है कि 1 मिलीमीटर में 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं, तो 1 डेसीमीटर को 1 मिलीमीटर से डिवाइड कर दें, पता लग जाएगा। पता लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 गुणा में 1000/1, कैंसल आउट कितने हैं भाई, 100। तो सी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ए किसी कार्य को 2 दिनों में समाप्त कर सकता है। चलिए, एक काम को 2 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उस काम को 3 दिन में, बी 3 दिन में कर सकता है। उन दोनों ने सी की सहायता से, उन दोनों ने ए प्लस बी, उन दोनों ने किसकी सहायता से, सी की सहायता से उस काम को कितने दिन में कर लिया, 1 में। यानी कि 1 दिन में तीनों ने किया है, उन दोनों ने सी की सहायता से, मतलब तीनों हो गए ना। तो बताइए सी अकेला, तो भी साथियों यहां से इनसे भाग होने वाली संख्या 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 1 गुणा में 6। ए की क्षमता है 3, बी की 2 और ए बी सी तीनों की 6। तो ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 और तीनों की 6, तो तीनों सी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 1 आ गई, सी की क्षमता 1 आ गई। यानी कि सी 1 दिन में 1 काम कर सकता है, उससे टोटल काम करवाना, टोटल काम कितना है 6, तो सी उस काम को 6/1 कितने दिन में करेगा, 6 दिन में अकेला उस काम को समाप्त कर सकता है। तो 6 दिन यानी कि 6 डेज, बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ए बी तथा सी क्रमशः 7200, 8100 और 2700, 8100 और 7200 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 1 वर्ष के अंत में हुए लाभ में से बी को 3600 रुपये मिले, तो बताइए कुल लाभ कितना था। तो तीनों ने 1 साल के लिए व्यापार किया, ए बी सी। ए ने कितने रुपए लगाए, 2700, बी ने कितने लगाए, 8100, सी ने कितने रुपए लगाए, 7200। 1 साल के लिए लगाए, तो तीनों के इन्वेस्टमेंट आ गए। पूंजी गुणा में समय क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भाई, और इन्वेस्टमेंट के ही अनुपात में लाभ बढ़ता है। साझेदारी चैप्टर में इन्वेस्टमेंट का क्या निकाल देंगे हम, अनुपात निकाल देंगे। इन्वेस्टमेंट का अनुपात निकालेंगे, 2 0 कैंसिल, 1 भी कैंसिल, और ये 9 तिया 27, नेम 81 और 9 8 72। तो तीनों के इन्वेस्टमेंट का अनुपात आ गया 3:9:8, 3:9:8। इन्वेस्टमेंट के अनुपात में लाभ बढ़ता है, मतलब ये लाभ का अनुपात आ गया। किसका हिस्सा दे रखा टोटल लाभ में से, बी को कितने मिले 3600, रेशो कितनी मिली 9। इसका मतलब लाभ की 9 रेशो बराबर 3600, तो लाभ की 1 रेशो 9 चौका 36 कितनी भाई 400, लाभ की 1 रेशो बराबर 400। बताइए कुल लाभ कितना हुआ, कुल लाभ कितना हुआ, 3 और 9 12 और 8 20, तो कुल लाभ हुआ 20 रेशो। 20 रेशो का मान 20 गुणा में 400 कितना भाई 8000। तो इसका सी डी ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 8000 पे। डी ऑप्शन में 8000 आपको मिलेगा, 8000 ही आपका राइट आंसर है, राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 3 tan थीटा इक्वल टू 4, तो ज्ञात करें 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। देखिएगा 3 tan थीटा इक्वल टू 4, तो tan थीटा इक्वल टू 4/3, tan क्या होता है भाई sin थीटा बटे में cos थीटा यानी कि 4/3, इसका मतलब sin कितना 4, cos कितना
3, ठीक है, साइन 4 कॉस 3, उठा के यहां रख दो सीधा। क्या पूछ रहा है? 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा। तो साइन की जगह 4, यानी कि 5 गुणा 4 माइनस में 3 गुणा 3 बटे 5 गुणा 4 प्लस में 2 गुणा 3। तो 20, 20 माइनस में 9 कितना भाई? 11, और नीचे 20, 20 और 6 26, 11 बटे 26 आपका राइट आंसर। बस वैल्यू उठा के आपने रखनी थी, सिंपल हा क्वेश्चन था, तो 11 बटे 26 ए ऑप्शन इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। x प्लस में 1/x इजकल टू √3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब। तो भाई ये अलजेब्रा से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया। जैसे कि आप जानते हो, ये आपको दे रखा हो और क्यूब आपने निकालना हो तो क्या करना होता है? जो वैल्यू आपको दे रखी है उसका क्यूब करके उसी का 3 गुणा इसमें से माइनस कर देना है, राइट है ना, डायरेक्ट आता है। तो ये कितना आ गया भाई? ये भी आ गया 3√3, क्यूब खोलेंगे तो, और ये भी क्या है 3√3, सेम में से सेम घटेगा, क्या बच जाएगा? 0। तो इसका उत्तर सी यानी कि 0 रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज के दो छोटे कोणों के माप के बीच का अंतर 8 डिग्री का है, ठीक है, तो भी सीधी सी बात है, एक समकोण त्रिभुज है, बड़ा कोण तो 90 डिग्री का होता है, दो जो छोटे कोण हैं, एक ये बच गया और एक ये बच गया, उनका जो अंतर है वो 8 डिग्री का है। अब मान लीजिए एक हमने x मान लिया, एक हमने y मान लिया, 8 डिग्री का, तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। अब ये बड़ा मान लिया हमने, मान लीजिए x बड़ा है, तो x माइनस में y कितना दे रखा है? 8 डिग्री। और एक बात का और पता हमें, ये कोण 90 डिग्री का, तो इन दोनों कोणों का 90 जोड़ कितना होगा? 90 होगा। ये 90 का है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। क्यों होता है? ये ज्योमेट्री में हमें पता लगता है जाके। तो भाई x प्लस वाई कितना? 90, दोनों को जोड़ दें, 2x बराबर 98, तो x 2 चौके 8, 2 निमा 18। तो ये कोण कितने डिग्री का आ गया? 49 डिग्री का। तो सीधी सी बात है, ये कोण कितने डिग्री का होगा? 41 का। कौन सा कोण पूछ रहा है? सबसे छोटा कोण, छोटा कोण पूछ रहा है। छोटा कोण कितने डिग्री का भाई? 41 डिग्री का। ये डी ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे मिलेगा आपको, तो 41 का राइट है। बढ़े आगे, चलिए। उन सभी उचित भिन्नों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका हर 20 है। जिनका हर 20 है। उचित भिन्न पहले तो आपको पता होना चाहिए उचित भिन्न कौन सा होता है, अनुचित भिन्न कौन सा होता है। उचित भिन्न कौन सा होता है? जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न वो भिन्न होता है भाई जिसका अंश न्यूमरेटर छोटा होता है हर से। और अनुचित कौन सा होता है? जो इसका उल्टा होता है, इम्प्रॉपर, राइट है ना। यानी कि जो, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं 4/5 एक उचित भिन्न है, इसका अंश इसके हर से छोटा होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि उन सभी उचित भिन्नों का योगफल ज्ञात करो जिनका हर 20 है। तो कौन कौन हो सकते हैं वो भिन्न? वो भिन्न हो सकता है 1/20, हर 20 है, उचित हुआ। और कौन हो सकता है? 2/20, 3/20, और यदि मैं कहूं तो 0/20 भी, यदि भिन्न की कैटेगरी में लेके आऊं तो ये भी ले सकता हूं, 4/20। अब उन सभी उचित भिन्नों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका हर 20 है। तो कहां तक आएगा? 19/20 तक। हर 20 है सबका, और सारे के सारे क्या है? उचित भिन्न, राइट है ना। तो ये बताना है। तो साथियों भी सीधी सी बात है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। ऊपर क्या हो जाएगा? 0 को तो छोड़ दीजिए, जोड़ने का नहीं जोड़ने का कोई फर्क पड़ता ही नहीं। कहाँ तक? 19 तक। तो पहले तो हमें 19 तक का जोड़ करना है लगातार नेचुरल नंबर का। आपको पता है भाई 19 तक का जोड़ करना, तो कैसे करोगे? 19 नेक्स्ट नंबर से गुणा और बटे में 2 कर दोगे। ये तो जोड़ हो गया। और डिवाइड किससे करना था? 20 से डिवाइड करना था। 20 से कैंसल, 19/2, 2 निमा 18, बच गए 1, 0, 2 पंजे 10, यानी कितना आ जाएगा? 9.5 आपका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 12, 15, 20 से पूरा भाग हो जाती है? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो किससे भाग हो जाए? 12, 15, 20 से।
एक बार क्या करना है आप लोगों ने, एक बार एलसीएम का प्रोसेस लगा दो इसके ऊपर, जैसे एलसीएम नहीं निकालते हम, वो प्रोसेस लगा दीजिए। 2 छिके 12, 15 नहीं कट रहा एज इट इज 10। अच्छा भाई 2 पे चलें, 2 3 6 15, 5 3 पे आ जाए, अब 1 5 5 5 पे आ जाइए, 1 1 1, बात खत्म। तो यदि इनका एलसीएम हमें निकालना होता तो हम लिखते 2 गुणा 2 3 गुणा 5। यदि हमसे कहता हुआ सबसे छोटी संख्या बता जो 12 15 20 से पूरा पूरा भाग हो जाती है, तो हम 2 दूनी 4 12 12 5 60 हो जाती। लेकिन सबसे छोटी संख्या नहीं, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब आपको पता है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, उसके जो जोड़े हैं, वो जो अंक हैं या जितने भी प्राइम नंबर आए हैं वो पेयर में होने चाहिए, पेयर में होने चाहिए। अब 2 का तो पेयर है, क्या 3 का पेयर है? नहीं है, किससे गुणा करा दो? 3 से, हो गया 3 कंप्लीट। 5 का पेयर है? नहीं है, तो किससे गुणा करा दो? 5 से। सबके पेयर तैयार हो गए, अब इसकी गुणा कर दो, यही आपका उत्तर है। वो संख्या निकल आएगी जो 12 15 20 से पूरा पूरा भाग होगी, वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगी। 4 12 60 60 180 180 50 900, तो वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 900 है, जो 12 से 15 से 20 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी, यानी कि डी आपका राइट आंसर। और किसका स्क्वायर है भाई? 30 का स्क्वायर है। नेक्स्ट, 2 घनों के विकर्णों की लंबाई का अनुपात 2:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या कीजिए। देखो भाई, विकर्ण क्या होता है किसी भी घन का? √3a। मान लीजिए एक घन की भुजा मान ली a1, तो पहले का विकर्ण कितना हो गया? √3a1। दूसरे की मान ली a2, तो दूसरे का कितना हो गया? √3a2। अब इन दोनों का अनुपात दे रखा आपको 2:3, √3 से √3 कैंसिल, यानी कि a1 अनुपात में a2 2:3। उनके आयतनों का, अब किसी भी घन का आयतन क्या होता है? उसकी भुजा का क्यूब, यानी कि हमसे a1 क्यूब अनुपात में a2 क्यूब पूछ रहा है, तो इनका भी क्यूब कर दीजिए। 8:27, 8:27 आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस व्यापार में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये बड़ा सिंपल है क्वेश्चन था भाई। 20 वस्तुओं का सीपी बराबर है 25 वस्तुओं का एसपी, तो सीपी एसपी एक तरफ कर लो, वस्तु एक तरफ कर लो। सीपी बटे में एसपी 25 बटे में 20, तो खरीदा कितने में? 25 में। बेचा कितने में? 20 में। कितने का लॉस हो गया? 5 का लॉस हो गया। खरीदा 25 में, बेचा 20 में, 5 का लॉस हो गया भाई। 5 का लॉस किस पे हुआ? 25 पे, क्योंकि लाभ हो या हानि हो हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होना भी चाहिए। यदि वस्तु को खरीदेंगे नहीं तो किस बात का लाभ या किस बात की हानि? 25 का 100, 5 का 20% का लॉस हो गया, 20% की हानि हो गई। ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। एक दुकानदार ने चेपी लगा रखी थी, टैग लगा रखा था, एमआरपी लगा रखा था 5 का, लेकिन बेच दी कितने की? 4 की। अंकित मूल्य मार्क प्राइस 5 का था, बेच दी 4 की। 5 की चीज 4 की बेच दी, कितने की छूट दे दी? 1 की। और छूट या डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? हमेशा अंकित मूल्य पर। तो 1 की छूट दी है किस पे? 5 पे। गुणा में परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, तो कितना भाई? 20%। तो कितने का डिस्काउंट दे दिया गया? 20% का डिस्काउंट दे दिया गया। तो साथियों, ये थे आपके मैथ्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी कर रखी है, जिस बच्चे ने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, तो उसके क्वेश्चन निकल गए होंगे लगभग। और यही लेवल एग्जाम में रहने वाला है, तो ज़्यादा आप एक लेवल तैयारी में पहुंच चुके हो और आपके क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो गए, तो नीडर होके पेपर में जाइएगा, ज़्यादा परेशानी आपको आने वाली नहीं है। इस तरह की तैयारी को मेंटेन करके रखें और आगे बढ़ाते रहें जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। तो बच्चों, और जिसको भाई इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आई हो, तो मेरी यही सलाह है, एक बार अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा चीज़ों को, और तब एग्ज़ाम में तैयार होके जाइएगा। क्योंकि इस परीक्षा का एक ही मकसद है, एक ही आंकलन आपको देना है कि भाई आप किस लेवल तक पहुंच चुके हो। बच्चों, यहाँ के जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, खुद यदि मेरी बात करूँ, मैं 10 साल का एक्सपीरियंस मेरा बनने वाला है। अभी नरवाना में हो जाएंगे 10 के आसपास, तो उससे पहले भी 1-2 साल का रोहतक का मेरा एक्सपीरियंस रहा। यानी कि 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस में आपको बता सकता हूँ। और जो मैंने एग्ज़ाम देखे, HSSC जो अपना लेवल हर बार अपना ऊपर से नीचे कर रही है, तो उसके उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये एग्ज़ाम बनाया है। तो इसमें आप अपना आंकलन ज़रूर कीजिएगा अच्छे से। जिस बच्चे की तैयारी, यदि मैं इस एग्ज़ाम की मैं बात करूं, जिस बच्चे के क्वेश्चन 70 प्लस हैं, अपनी तैयारी को मेंटेन करके रखें। और
आगे बढ़ते रहें जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। बच्चों जिसके क्वेश्चन मतलब 60 के आसपास रहे हैं और 60 प्लस या 60 के आसपास के, तो थोड़ा ज़ोर लगाइए भाई, थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, ढीला मत रहिएगा। अच्छा बच्चों जिसके 50 या 50 से भी कम नंबर आए हैं उसको थोड़ा और अच्छा जोर लगाने की ज़रूरत है और थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इसका आईना ही दिखाना हमारा मकसद था। देखिए इनाम अपनी जगह पे है, जीतना हारना अपनी अलग जगह पे है। आप सबने एग्ज़ाम में एंट्री ली है, आप अपना मजबूत दिल करके कंपटीशन लड़ने आए हो, तो आधी से ज़्यादा लड़ाई तो आपने जीत ली है। बस इनाम देखिए, वो कहते हैं ना भाई 2 जने गुलेंगे तो जीतेगा तो एक ही, कोई जीतेगा, कोई टॉप 10 में आएगा, किसी के बच्चे कम आएंगे, लेकिन मेन बात ये है गिर गए मायने नहीं रखता, कितने जल्दी उठ गए ये मायने रखता है। तो जल्दी से यदि आपके नंबर 50 से कम है बच्चों, तो ज़रूर अपने आप को बोलिएगा, अपने माइंड को कहिएगा, अपने दिल को कहिएगा कि भाई और ज़ोर लगाने की ज़रूरत है और अच्छा काम करते हैं, सीखिएगा। और नोबल एकेडमी नरवाना के दरवाजे आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं साथियों। किसी भी टाइम आके किसी भी तरह की हमारी हेल्प की ज़रूरत हो, हम जो भी आपके काम आ सकते हैं, हम बिल्कुल खुश दिल से आपके सहयोग के साथ खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल दिल खोल के आपका सहयोग करेंगे। और बच्चों नोबल को इतना प्यार और सहयोग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और सहयोग से ही हमारी टीम मिलकर या मैं अपने जो निर्णय लेता हूँ, जितने भी करता हूँ काम, उनको सक्सेस कर पाता हूँ, क्योंकि अकेला या मेरी टीम या फिर नोबल स्टाफ अकेला कुछ नहीं कर सकता। हमारा जब परिवार मिलता है, सभी बच्चे मिलते हैं, आप सभी सहयोग करते हैं, तभी एक नरवाना में हम अच्छा काम करने की कोशिश कर पा रहे हैं। और बिल्कुल दिल खोल के मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैंने जितनी आस आप लोगों से की उससे कई गुना करके आप लोगों ने दिया, और जितना विश्वास आप मुझ पे कर रहे हो, नोबल पे कर रहे हो, नोबल की टीम पे कर रहे हो, तो आपके विश्वास पे हम बिल्कुल खरा उतरेंगे। हम पूरा जोर लगाएंगे कि हम 1% भी कमी न रहने दें, अपने क्षेत्र को, अपने एरिया को ऊपर लेकर जाएं जितना भी हमसे हो सकता है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अपना आकलन अच्छे से कीजिएगा, और मेन एग्ज़ाम के लिए यानी कि जो बिल्कुल HSSC लेने वाली है, NTA लेने वाली है, जिस एग्ज़ाम को अच्छे से पॉजिटिव माइंड के साथ तैयार हो जाइएगा। कम नंबर आए ज़्यादा आए अपना आकलन कीजिएगा, और अच्छे नंबर आए हैं मेंटेन करके रखें। जो चीज़ें सोल्व नहीं हुई उनको सीखें, जहाँ गड़बड़ दिखी, जहाँ पर ये लगा कि भाई नहीं ये चीज़ तो मुझे नहीं आई, उसको सीखिए। और बच्चों जिसके 50 से कम है वो अपने सिलेबस को पहले तो अच्छे से कवर करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। ऐसे नोट्स बना लो कि पेपर में जब आप पेपर जाओ उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले ऐसे बिल्कुल जैसे खाने के लिए थालियाँ नहीं लगी होती, ऐसे आपके सामने नोट्स लगे होने चाहिए कि ये मेरा हरियाणा जीके, ये मेरा मैथ, ये मेरी रीजनिंग, ये मेरा साइंस, ये हिंदी, ये मेरी इंग्लिश, और आप फटाफट रिवीजन कर सको। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा तय दिल से आशीर्वाद मानो या मेरा प्यार मानो आपके साथ है साथियों, हमेशा बना रहेगा। इस तरह से हमें अपना प्यार और सहयोग देते रहिएगा, हम खुश दिल से अपना काम कर पाएँ, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ पाए और हम अच्छे अच्छे कदम रख पाएँ। इस तरह की प्रतियोगिताएं टाइम पे होती रहेंगी, और किसी तरह का सुझाव आपका हो तो ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइएगा। धन्यवाद साथियों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।